Hi, energy and persistence conquer all things. Today is 9th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। IUCN का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। नंदा देवी सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है, दिस इज इन उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश का है नामजेन डांस। न्यू दिल्ली में है आइकॉनिक लोटस टेम्पल। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट लाती है मॉडल लिस्ट्स ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF पब्लिश करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट सेमी एनुअली। आज के सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन स्पेस एजेंसी लोकेटेड? यूरोप का यूरोप स्पेस एजेंसी। करथी एक फोक डांस है, दिस बिलोंग्स टू विच स्टेट? लेक विनीपेग, ये भी न्यूज में थी, दिस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? जियोसेंट्रिक दो मॉडल्स होते हैं, एक होता है हीलियोसेंट्रिक, दूसरा होता है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक मतलब अर्थ सेंटर है यूनिवर्स का। तो जियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय whom? What is the number of Emirates in UAE? अभी IPL चल रहा है, तो UAE में कितने एमिरेट्स हैं? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। मोराइन एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होता है, ये किस टाइप का लैंडफॉर्म है? आंसर। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबुलरी है ग्रैपल। ग्रैपल मतलब जैसे चाइनीज के साथ ग्रैपल, हाथापाई करना। एंगेज इन अ क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स और रसल। हीथरटो इसका मतलब है अब तक, अब तक। अंटिल नाउ और अंटिल द पॉइंट इन टाइम अंडर डिस्कशन मतलब आज तक ये वाला प्रोटोकॉल था चाइना के साथ एंगेजमेंट का, तो दिस इज अब तक। मेटिकुलस प्लानिंग जरूरी होती है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। लेमेंट करना, पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सोरो। ग्रैंडर मतलब बहुत शान, स्प्लेंडर, इम्प्रेसिवनेस, appearance or style. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत ज़रूरी है। Now आज के टॉपिक्स हैं टाटा, टाटा इन द स्काई, महाराजा नमस्ते टाटा। Then this is about China petrol face off in तवांग। सुप्रीम कोर्ट ने भी फ्लैग किया है डिजिटल डिवाइड और इसके कॉन्सिक्वेंसेस। कॉम्यूटिंग अ स्कूल अ रिस्की पाथ फॉर किड्स, स्कूल जाना ही बहुत रिस्की काम हो जाता है। देन दिस इज एथेनॉल ब्लेंडिंग, बायोफ्यूल, गडकरी साहब के कुछ स्टेटमेंट्स हैं। सिंपल बट ब्रिलियंट, दिस इज अबाउट नोबेल प्राइज। ग्रिम टर्न जम्मू एंड कश्मीर में, सिविल सोसाइटी, एवरीबडी, ये जो राइजिंग टेररिज्म है इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज क्वाजी फेडरल डेमोक्रेसी। यहाँ पे बात है मेडिकल एजुकेशन का। पाक बे, श्रीलंका के साथ पाक बे। देन मिस्टर सुब्रमण्यम चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिटर्न्स टू academics. देन दिस इज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, फ्यूमियो किशिदा। एयर क्वालिटी, ये अब अनाउंस हुआ है नोबेल प्राइज इन पीस, पीस का नोबेल प्राइज। रिजर्व बैंक ने रेज किया है IMPS लिमिट टू 5 लाख। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार इंडिया में बनाना चाहता है। लिक्विडिटी ओवरहैंग, और ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं और उसकी कुछ पीक्स हैं, विल हैव अ क्विक लुक। देन दिस इज CSAT एंड सर्टेन क्वेश्चंस. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, कल है 10th of October 2021, यानी कि आपका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है। आपने साल भर बहुत मेहनत किया है, यू आर सो वेल प्रिपेयर्ड। अब बस एक ही काम करना है, इस 120 मिनट में फुल थ्रॉटल अटेम्प्ट करना है। पास्ट में जो कुछ हुआ इट्स इन पास्ट, ये जो 120 मिनट्स हैं ये आपके पास में है एंड आई हैव फुल बिलीफ इन यू कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हो। सो जस्ट फोकस ऑन दीज 120 मिनट्स ऑफ पेपर 1, देन 120 मिनट्स ऑफ पेपर 2। CSAT में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मार्क माई वर्ड्स। बस आपको 120 मिनट पूरा कॉन्सेंट्रेशन से वो पेपर सॉल्व करना है। Solve it. You will easily cross this 66 marks threshold. There will not be any problem. Just focus. These 120 minutes का जो पेपर होगा, पूरा अटेंशन से, पूरा कॉन्सेंट्रेशन से उस पेपर को सॉल्व करना है। You will pass through. Okay? So all the very best. अब हम आते हैं डिस्कशन पे। 68 years बाद टाटाज विन बैक
एयर इंडिया विद 18,000 करोड़ बिड। कंसिडरेबल एफर्ट लगेगा टू रीबिल्ड डेट लेडन एयरलाइन को, मिस्टर रतन टाटा ने स्टेटमेंट दिया। डेट लेडन एयरलाइन, तो ये जो एयर इंडिया है इसकी हिस्ट्री क्या है? एयर इंडिया टाटा इन द स्काई आ गया है। सी, जो एयर इंडिया है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 1932 में। JRD टाटा थे, उन्होंने टाटा एयरलाइंस बनाया। और ये टाटा एयरलाइंस कहाँ से फ्लो हुआ था? पहली बार फ्लाइट जो हुआ था वो था कराची टू बॉम्बे, बिकॉज तब इंडिया एक था, तो कराची टू बॉम्बे। 46 में इसको पब्लिक कंपनी बनाया और इसका नाम रखा एयर इंडिया लिमिटेड। 48 में गवर्नमेंट ने इसके 49% स्टेक ले लिए एयर इंडिया के। अब ये जो दौर था वो दौर था नेशनलाइजेशन का, जैसे आज का दौर है डिसइन्वेस्टमेंट का। 48-50s ये दौर था नेशनलाइजेशन का। तो टाटा से ये एयरलाइंस खरीद के सरकार ने इसको अपने पास रख लिया और बोल दिया अब ये नेशनलाइज हो रही है एयर इंडिया। मतलब टाटा नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस एयरलाइंस को रन करेगी। फास्ट फॉरवर्ड टू 2007, अब यहाँ दो लाइंस थी, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस। तो अब क्या हुआ, एयर इंडिया को मर्ज कर दिया इंडियन एयरलाइंस से, और दैट ऑपरेट्स ओनली डोमेस्टिक रूट्स। तो एक्चुअली दो था, एयर इंडिया एंड इंडियन एयरलाइंस, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट के लिए, दोनों को मर्ज करके एक बना दिया। 2007 से ही जब से ये मर्जर हुआ एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस का, तब से यहाँ पे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होने लग गई। तो पावर इज गॉन। तो अब क्या हुआ, 2012 आते आते जो एयर इंडिया है ये बहुत डेट में चली गई, बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, इंटरनेशनल फैक्टर्स भी थे। तो ये पूरी पूरी एयरलाइंस जो थी ये लॉस मेकिंग बिजनेस हो गया। गवर्नमेंट अब इसको रन करने की कोशिश कर रही है, इसमें नया करेंसी नया पैसा फ्यूल कर रही है, पंप कर रही है, बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो जो टैक्स पेइंग मनी है वो वेस्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने फिर फाइनली डिसाइड किया कि इट इज़ बेटर कि हम इस एयर इंडिया को बेच दें, डिसइन्वेस्टमेंट कर दें। तो फिर इसलिए उन्होंने बिडर्स बुलाए। बिडर्स के बाद काफ़ी बिडिंग आई, जो बेस्ट बिड था वो टाटा का था। तो टाटा ने आफ्टर 68 ईयर्स, सरकार ने टाटा से खरीदा था, अब टाटा ने वापस सरकार से खरीद लिया। दैट इज़ वाई आफ्टर 68 ईयर्स टाटाज विन बैक एयर इंडिया विद दीज मैनी करोड़ बिड। इसका हैंड ओवर अब दिसंबर 21 तक हो जाएगा। एयर इंडिया के साथ साथ टाटा के पास एयर एशिया में भी स्टेक्स हैं और विस्तार में भी स्टेक्स हैं। तो ये जो कार्ड्स जिस तरीके से टाटा ग्रुप चल रहा है, तो अराउंड 26.7% का मार्केट शेयर हो जाएगा टाटाज के पास, विच इज़ अ बिग चंक। तो लॉन्ग टर्म में ये एक काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है टाटाज के लिए, बट इसमें थोड़े एफर्ट्स भी लगेंगे और पेशेंस भी चाहिए होगा। जो टाटा ने एयर इंडिया को खरीदा है इसके लॉन्ग टर्म अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। तो टाटा ओन करेगा 100% स्टेक एयर इंडिया में, 100% इंटरनेशनल लो कॉस्ट एयर इंडिया एक्सप्रेस में। एक्चुअली ये डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की लाइन है, फिर ग्राउंड हैंडलिंग जॉइंट वेंचर में 50% रहेगा। एयर इंडिया सेट्स 141 एयरक्राफ्ट का फ्लीट है, इनका नेटवर्क है 173 डेस्टिनेशन में। इंटरनेशनल एयरलाइंस के इनके पास परमिशन है रूट्स के। तो आइकॉनिक ब्रांड जो है एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस और महाराजा, ये सब की अब ऑनरशिप हो जाएगी टाटा के पास। सो दिस लुक्स गुड। अब हम गवर्नमेंट की तरफ से बात करते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का डिसीजन होता है, दिस इज प्राइमरली ये पूरा प्रोसेस डन बाय दीपम। व्हाट इज दीपम? निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, तो ये हो गया दीपम। ये है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दिस वर्क्स ब्रॉडली इन 4 एरियाज: स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करना, माइनॉरिटी स्टेक्स को सेल करना, एसेट को मोनेटाइजेशन करना और कैपिटल को रीस्ट्रक्चर करना। ये 4 प्राइमरी मैंडेट होता है दीपम का। दीपम वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। तो दिस इज दीपम। 16-17 के टाइम पर ही दीपम को अनाउंस किया गया था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है। तो इसका काम ही है इन चारों एरिया पे वर्क करना: डिसइन्वेस्टमेंट, सेल, मोनेटाइज करना, रीस्ट्रक्चर करना, एट्सेट्रा। एफिशिएंट मैनेजमेंट करना सेंटर के इन्वेस्टमेंट को इन इक्विटी, डिसइन्वेस्टमेंट करना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे। तो ये एडवाइस भी देता है पीएसयूज को, कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, रीस्ट्रक्चर, डिविडेंड, बोनस, शेयर। तो दिस एंटायर थिंग्स आर डन बाय
दीपम. सो दिस इज दीपम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है. तो टाटा इज नाउ, टाटा के पास अब एयर इंडिया है. महाराजा ब्रांड भी आ गई. बॉम्बे हाउस में जाएगा आफ्टर 68 ईयर्स. विनिंग बिड था 18,000 करोड़ का. वेलकम बैक एयर इंडिया. रीगेन रेपुटेशन करने की कोशिश होगी. 1800 इनके पास प्लेन्स हैं, लैंडिंग पार्किंग स्लॉट्स, 900 स्लॉट्स इंडिया में हैं, इतने फ्रिक्वेंट फ्लायर्स हैं. दीज आर जस्ट नंबर्स. दीज मैनी एम्प्लॉयज़ के लिए भी अब बेटर होनी चाहिए आगे की सिचुएशन, बिकॉज कोविड-19 हुआ, ट्रैवल बंद हुआ, टूरिज्म बंद हुआ. तो जितनी भी एयरलाइंस है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है. तो दैट इज़ वाई रिवाइवल मोड में है अभी, और ये एक पॉजिटिव साइन है. तो दीज आर सर्टेन नंबर्स पे हमें इतना ध्यान नहीं देना है. वॉट वी शुड बी नोइंग इज कि दीपम क्या होता है, किन 4 एरिया में वर्क करता है, और सरकार की जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो क्या है, इसके क्या रैमिफिकेशंस भी हो सकते हैं, और टाटा का क्या स्टेक हो गया है इधर. हमें ये 3-4 बातें ही ध्यान रखनी है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस से कनेक्ट होती है. अब सी, प्रिपेयर अ नोट ऑन द प्रेजेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया. आपको याद है 1991 में एलपीजी आया. सो पावर इज बैक. सो हम यहाँ पे देख रहे थे प्रिपेयर अ नोट ऑन द प्रेजेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया. अभी हाल ही में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या रही है इंडिया की. तो हमने एलपीजी रिफॉर्म्स देखे थे 1991. एलपीजी से ही हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का डायरेक्शन फॉलो किया. तो डिसइन्वेस्टमेंट किया, जैसे अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में भी कॉर्पोरेटाइजेशन की बात थी. डिसइन्वेस्टमेंट, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है और सेल भी हो रहा है. तो इस पूरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है. देन 1991 से अभी तक की जो जर्नी है उसको भी ट्रेस करना है. इसका एक बड़ा अच्छा पीडीएफ है, आई विल शेयर. उससे कुछ क्लूज लेके प्रिपेयर दिस क्वेश्चन. ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट GS3 में, इकोनॉमिक एंड दिस डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया, वेरी वेरी हाई यील्डिंग. अब नेक्स्ट जो है, दिस इज अबाउट डेजलिंग डिस्प्ले. अभी इंडियन एयरफोर्स का 89th इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेट हुआ 8th को. जगुआर फाइटर जेट्स हैं, स्पेक्टेकुलर शो उन्होंने प्रेजेंट किया परेड में 89th इंडियन एयरफोर्स डे में. कहाँ पर, हिंडन एयरबेस इन गाजियाबाद. सेंटर डिडंट आस्क फॉर ऑक्सीजन डेथ डेटा. यहाँ न्यूज़ था इंडिया चाइना पेट्रोल्स फेस ऑफ इन तवांग. ये प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व होता नज़र आ नहीं रहा है, बिकॉज जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है LAC है, प्रॉपर डिमार्केशन होना, सेटलमेंट होना, और चाइना जो यूनिलेटरली इसको स्टेटस को एंटी चेंज करना चाहता है, उस पे इंडिया को एक्शन लेना ज़रूरी है, उसका सॉल्यूशन निकालना ज़रूरी है. चाइना की अभी जो स्ट्रैटेजी वो ये है, बाय टाइम चाइना वॉन्ट्स टू डिले. चाइना इंटरेस्ट शो नहीं करता है इसको सेटल करने में, बिकॉज चाइना का अभी एक इंटरेस्ट कहाँ पर है, ताइवान पे भी है. ताइवान पे फ्रिक्शन जनरेट हो रहा है. तो चाइना जो है ना वो LAC को एज अ लाइक कार्ड यूज करना चाहता है अगेंस्ट दिस इंडिया. इंडिया यहाँ पे एंगेज रहे चाइना से, और चाइना यहाँ ताइवान एंड ऑल पे अपने दिस जो इंटरेस्ट है, इंटेंशन है, उसको फुलफिल कर पाए. बट अब इसका एक और कॉन्सिक्वेंस ये भी होगा, जैसे US और वेस्टर्न वर्ल्ड है वो प्रॉपरली बैक कर रहा है ताइवान को. अगर वॉर टाइप सिचुएशन होती है ताइवान में, तो इसका जो स्पिल ओवर है ना वो पूरे ज्योग्राफी में देखने को मिलेगा. देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि इंडिया और चाइना का भी फेस ऑफ हो सकता है इन द बैकड्रॉप ऑफ दिस राइजिंग टेंशंस. सो दैट इज वाई दिस इज अ वेरी डेलिकेट सिचुएशन. तो स्टैंड ऑफ कम्स अहेड ऑफ कोर कमांडर लेवल टॉक्स ऑन LAC इन लद्दाख. अब ये जो बात है वो है, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग किया कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रोइंग डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड इज अ रियलिटी. देखिए, सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके पास बेसिक चीज़ें भी नहीं है. मतलब एक गैजेट्स भी नहीं है उनके पास, प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं होता है. जम्मू एंड कश्मीर तरफ तो आए दिन 4G इंटरनेट बंद हो जाता है, तो एक्सेस नहीं हो पाता है. एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है. तो जो एजुकेशन में डिजिटल डिवाइड आया है कोविड-19 लॉकडाउन के कारण, इसको इस ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है, डिजिटल डिवाइड. और सुप्रीम कोर्ट भी सेम यही ऑब्जर्वेशंस दे रहा है जो हम पूरे साल भर बात करते आए, कि डिजिटल डिवाइड को फिल करना ज़रूरी है. लिटिल चिल्ड्रन whose parents are too poor to afford laptops, tablets, or an optimum internet package at home for online classes during the pandemic
ड्रॉप्ड आउट हो गए हैं स्कूल से, इवन रन द डेंजर ऑफ बीइंग ड्रॉन इनटू चाइल्ड लेबर और वर्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो दिस इज नॉट एट ऑल राइट, ये चीज़ हमें नहीं होने देना है। क्यों हुआ है? ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव बीन एबल टू एक्सेस ऑनलाइन क्लासेस। अब क्या होता है, हर हर किसी के घर में पढ़ाई का माहौल भी नहीं होता है, तो बच्चे अगर स्कूल में आते हैं तो वहाँ पे उन्हें माहौल मिलता है, एटलीस्ट जब तक वो स्कूल में है तब तक उन्हें एक बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर मिलता है और वो पढ़ाई लिखाई इट गोज़ वेल। बट लॉकडाउन के कारण स्कूल्स क्लोज हो गए तो इसका डैमेज हुआ है बहुत ज़्यादा लर्निंग आउटकम में। मिड डे मील जैसी स्कीम्स होती है, डैमेज हुआ। स्कूल्स जाते हैं, टीचर्स से इंटरेक्ट करते हैं, पीयर पीयर लर्निंग होती है, दे लर्न सो मैनी थिंग्स। वो चीज़ पूरी डिप्राइव हो गई है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन। और ये जो डिजिटल डिवाइड है ये भी एक रियलिटी है। दैट इज़ वाई डे वन से हमारा यही फिलॉसफी रहा है कि जो एजुकेशन है वो अफोर्डेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए। पढ़ाई मतलब हम करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हैं ना, दिस इज नॉट न्यूज़। न्यूज़ नहीं, वी आर लर्निंग, वी आर रीडिंग दिस फॉर लर्निंग एंड एजुकेशन। सो दीज थिंग्स वी नीड टू अंडरस्टैंड। एट द सेम टाइम जो रिसोर्सेज की कमी है इसको प्रोवाइड कराएं। जैसे केरला गवर्नमेंट ने फ्री इंटरनेट की बात किया, तो दिस इज कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। गवर्नमेंट की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी, और टीचर्स की तो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस डेलिकेट टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं इनको प्रॉपरली गाइड करें। ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इस डिजिटल डिवाइड को भी ब्रिज करना ज़रूरी है। वी नीड टू लिसन लिसन व्हाट स्टूडेंट्स से सेइंग, उनकी चैलेंजेस क्या है। देन ये दिल्ली गवर्नमेंट का है, नो ऑफिस फॉर अनवैक्सीनेटेड गवर्नमेंट वर्कर्स फ्रॉम अक्टूबर 16। तो ये एक मैंडेट है, वैक्सीनेशन लगाना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे लॉकडाउन के कारण जो लाइव म्यूजिक या फिर बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं इनका एम्प्लॉयमेंट भी हिट हुआ अमिड पैंडमिक। लॉकडाउन हुआ तो लाइव शोज नहीं होंगे, तो इनके ऊपर भी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट पुश आ रहा है आर्टिस्ट में। तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग फॉर दिस अदर ऑप्शंस, बट प्रॉब्लम इज देयर। तो दैट इज़ वाई इकोनॉमी में हम बात करते हैं ना, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फिर गिग वर्कर्स, इनके लिए एक सेफ्टी नेट होना ज़रूरी है। सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट क्योंकि ह्यूज हुई है दिस पैंडेमिक। देन कम्यूटिंग टू स्कूल अ रिस्की पाथ फॉर किड्स। अब सी हम बोल रहे हैं स्कूल्स ओपन करें तो वायरस का थ्रेट तो है ही। दूसरा जो थ्रेट है वो है कम्यूटिंग मतलब घर से स्कूल तक जाने का ये जो रास्ता है ये भी फुल ऑफ डेंजर है। कम्यूटिंग टू स्कूल अ रिस्की पाथ फॉर किड्स। अब क्या क्या इश्यूज आते हैं, इश्यूज क्या आते हैं? एक तो कई बार ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑटो रिक्शा में या फिर बसेस में वगैरह, अगर रोड सेफ्टी फॉलो नहीं कर रहा है तो क्रैश होता है वहाँ पे। 30% चिल्ड्रन थे, उन्होंने बोला क्रैश हुआ ड्यूरिंग देयर कम्यूट टू स्कूल। देन बताया सोशल अथॉरिटी रिपोर्टेड कि उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, जो कंसर्न्स थे उस पर एक्शन नहीं लिया गया। कई जगह एब्सेंस ऑफ फुटपाथ होता है स्कूल जोन में। वैसे भी जो स्कूल एरिया होता है, स्कूल एरिया में गाड़ी अपने आप स्लो कर लेनी चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, अचानक सामने कोई आ गया, यू जो ड्राइव कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक्स्ट्रा केयरफुली कॉशियसली वहाँ पे ड्राइव करे, बिकॉज स्कूल जोन है वो। वहाँ पर फुटपाथ नहीं है स्कूल जोन पे, तो एक ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये केस स्टडी का वंडरफुल फॉडर मटेरियल है। एक केस स्टडी आ गई, स्कूल के पास अक्सर ऐसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एज अ डीएम आप क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए चैलेंजेस क्या है। देखिए एक चैलेंज कॉम्यूट का हो गया, रोड फुटपाथ होना चाहिए वहाँ पे। देन चाइल्ड विटनेस डेंजरस ट्रैफिक ऑन देयर वे। हम ऐसा भी कर सकते हैं जैसे सुबह 7:30 स्कूल का टाइम है, उस टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक डाइवर्ट कर दें स्कूल वाले रूट से, ताकि बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो। थिंक देन सिमिलरली रेट्रो रिफ्लेक्टिव जैकेट्स वगैरह भी होनी चाहिए। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स। अब इसके बाद जैसे प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं वहाँ पे सीट बेल्ट्स नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो बसेस वगैरह है वहाँ प्रॉपर जो ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए। चाइल्ड अगर कंप्लेन कर रहा है तो रैश ड्राइविंग एट्सेट्रा का एक्शन लेना ज़रूरी है। सो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी है, जिनसे जो सेफ्टी और थ्रेट आता है कम्यूटिंग में स्कूल स्टूडेंट्स को, वो फिक्स किया जा सकता है। ओके, सेफ्टी शुड बी पैरामाउंट। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल पुश फॉर एथेनॉल एज अ फ्यूल, गडकरी साहब ने कहा। 30,000 करोड़ विल बी सेव्ड ऑन इम्पोर्ट। इंडिया में हम ज़्यादातर फ्यूल इम्पोर्ट कराते हैं, इम्पोर्ट, और इससे हमारा जो
पैसे बहुत खर्च हो जाते हैं, इम्पोर्ट बिल बढ़ जाता है और इससे फिस्कल डेफिसिट वगैरह भी अननेसेसरी हमारा खर्चा होता है। सो वी आर ट्राइंग कि अगर हम इंडिपेंडेंस ले आए फ्यूल में कि हमें क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी कम हो जाए, तो इससे हमें जियो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी मिलेगा, इकोनॉमिकली तो मिलेगा, जियो स्ट्रैटेजिक बेनिफिट भी मिलेगा, इंटरनेशनल रिलेशंस एट्सेट्रा। सो हम कोशिश कर रहे हैं दिस ब्लेंडिंग का, कि जैसे 20% ब्लेंड कर दें फ्यूल में, बायो दिस फ्यूल एथेनॉल ब्लेंड कर दें, और एथेनॉल तो क्या इनसे बन जाएगा, एग्री प्रोडक्ट से, तो इंपोर्ट हमारा कम होगा। सो वी आर ट्राइंग फॉर दिस इको बूस्ट। Oil industry experts have allayed fears over mixing ethanol with petrol and say it cannot damage engine. तो जो इंटरनल कंबशन इंजन है उसमें भी शायद थोड़े ट्वीक्स करने पड़ेंगे, बट द पॉइंट इज इट इज पॉसिबल। तो हम मिक्स कर सकते हैं एथेनॉल पेट्रोल में, हम बायोफ्यूल बना सकते हैं, ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो अगर 10, 15, 20% ही हमने ब्लेंड कर दिया और हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी इंपोर्टेड फ्यूल पे, तो 100 की जगह अब हमें 80 यूनिट सी इंपोर्ट कराना पड़ेगा, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट अमाउंट। तो यही चीज़ गडकरी साहब ने कहा, 100% यूज़ होगा 20% ब्लेंड बायो इथेनॉल का, इससे 30,000 करोड़ रुपए बचेंगे इंपोर्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल से। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल होगा, इससे एमिशन भी कम होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोकार्बन का, नाइट्रोजन ऑक्साइड का 40% तक। तो ये तो डबल बेनिफिट है, एक तो पैसे भी बच रहे हैं और दूसरा एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में भी हेल्प हो रहा है। तो एक्सेलेंट, नोट डाउन दिस लाइन एंड यूज इट, कि 20% अगर ब्लेंड कर दें बायो इथेनॉल तो 30,000 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, और साथ ही साथ 40% तक रिडक्शन हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन का। यूज दिस लाइन। तो ये टारगेट है 2025 तक 20% पेट्रोल डीजल में एथेनॉल होगा, 20% ब्लेंडिंग होगा। और वी आर नॉट द फर्स्ट, ब्राजील ऑलरेडी इसे यूज कर रहा है, 27% ब्लेंड कर रहा है, अप टू 27% सिंस लास्ट 60 ईयर्स, फॉर लास्ट 60 ईयर्स। सो हम भी ये कर सकते हैं। अब जैसे ब्राजील है, ब्राजील वैसे भी शुगर केन प्रोडक्शन में अच्छा है और एथेनॉल के लिए शुगर केन की भी ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्शन ऑफ एथेनॉल फ्रॉम सरप्लस एंड डैमेज्ड फूड ग्रेन जैसे राइस हुआ, कॉर्न हुआ, शुगर केन भी हुआ, तो इससे तीसरा बेनिफिट होगा, वो होगा एडिशनल इनकम टू फार्मर। हमारा वैसे भी एम है फार्मर वेलफेयर, फार्मर की इनकम डबल करना है, तो एडिशनल इनकम जनरेट होगी दिस शुगर केन वगैरह से। तो 3 बेनिफिट है, इम्पोर्ट कम हुआ, कार्बन एमिशन कम हुआ, और जो फार्मर्स है, फार्मर्स को भी एक्स्ट्रा इनकम आई, अलाइड इनकम जनरेट हुई। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। अब जो टेक्नोलॉजी लिमिटेशंस है उसको तो ओवरकम करना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि शुगर केन और जो फूड प्रोडक्ट एथेनॉल ब्लेंडिंग में चला जाएगा तो ऐसा नहीं हो कि फूड शॉर्टेज हो जाए। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, और इट इज़ पॉसिबल। सो वी नीड टू वर्क इन दिस डायरेक्शन। अब examine the potential and associated challenges of biofuels as a sustainable energy resource. Think पोटेंशियल क्या है, क्या क्या किया जा सकता है, और उसके साथ साथ चैलेंजेस क्या है। थिंक पोटेंशियल क्या है और चैलेंजेस क्या है बायोफ्यूल्स का। बायोफ्यूल्स की भी आप जनरेशन बता सकते हो। हैव अ लुक एट पीडीएफ्स। बायोफ्यूल का हमने पहले नोट प्रिपेयर किया था, आई शेयर्ड इट इन टेलीग्राम। हैव अ लुक। बायोफ्यूल सस्टेनेबल हो सकता है एनर्जी रिसोर्स, तो थिंक दिस इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो थर्ड है टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है, पहले तो ये ग्रिम टर्न है, ये जो वापस वायलेंस राइज हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। पुरस्यू टेररिस्ट को एलिमिनेट करें, एडमिनिस्ट्रेशन को एंगेज भी करना चाहिए वहाँ के ग्राउंड रियलिटी से और सिविल सोसाइटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, सो दैट लास्टिंग पीस यहाँ पे आ पाए। ये प्रॉब्लम जो है राइजिंग टेररिज्म का सॉल्व करें हम। Administration should also engage with political parties and civil society organization so that ये जो violence है ये बिल्कुल भी tolerate नहीं करना है। Extremism, terrorism इसकी कोई जगह नहीं है। Then this is simple but brilliant. Great discoveries can come from simple ideas which are often overlooked. Simplicity is the ultimate sophistication. Preparation को भी जितना आसान, जितना सिंपल, जितना इजी बनाएंगे ना, उतना ही आप लास्ट करोगे। आप स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले दिन ही बड़ी फैंसी चीज़ें करते हैं
फैंसी चीज़ें एवरीडे करना पॉसिबल नहीं है, और इस एग्जाम का सीक्रेट यही है, एवरीडे मीन्स एवरीडे। सो डू दोज थिंग्स जो डूएबल हो, जो सिंपल हो और साथ ही साथ ब्रिलियंट भी हो। जैसे आई कीप ऑन टेलिंग, आप अपनी लैंग्वेज ठीक कर लो, आप बोलना सीखो, लिखना सीखो, पर्सनैलिटी में काम करो। आपने ये 3 चीज़ कर लिया ना, लैंग्वेज में बोलना, लिखना, पढ़ना, आपने आधी बैटल तो वैसे ही जीत ली यूपीएससी की। बट स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सिंप्लिसिटी पे नहीं जाएंगे, वो फैंसी चीज़ों के पीछे भागेंगे। नो, पहले बेसिक्स तो ठीक करो आप। रीडिंग आती है कि नहीं आती, राइटिंग आती है कि नहीं आती, बोलना आता है, पर्सनैलिटी पे वर्क करिए, वर्क ऑन दिस। सिंपल बट ब्रिलियंट। ग्रेट डिस्कवरीज कैन कम फ्रॉम सिंपल आइडियाज विच आर ऑफन ओवरलुक। और लिखने की भी आदत डालिए, लिखना आना चाहिए। 15-15 पन्ने भर रहे हैं, ये नहीं कि 10 पन्ने भरते ही फिर एफिशिएंसी डाउन, फिर पेन ही नहीं चल रहा है। नो, राइट। दिस ईयर्स नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री जो हुआ है, उसमें एक्चुअली यही है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स ड्रॉ किए हैं। तो केमिस्ट्री का जो इस बार का नोबेल मिला है, वो मिला है दिस कैटलिस्ट में। जैसे हम मेडिसिन बनाते हैं, मेडिसिन में भी हमें एक ट्रिगर कराना है, कोई एक रिएक्शन कराना है, किसी केमिकल का कोई रिएक्शन कराना है, सो वी नीड सर्टेन कैटलिस्ट। अभी तक कैटलिस्ट थे मेटल्स, एंजाइम्स। अभी थर्ड कैटलिस्ट आया है ऑर्गेनोक्लास्ट। इस थर्ड कैटलिस्ट ने ये पूरी जो रिएक्शंस हैं, इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज केसेस ओपन कर दिए, फ्लेक्सिबिलिटी ले आए हैं। जैसे इसमें कुछ टेक्निकल एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं मेडिसिन के, कि जैसे कोई जो कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इसमें एक सिमेट्री टर्म भी आता है। जैसे इस पिक्चर को देखिए, दिस इज सिमेट्री, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिस इज असिमेट्रिक, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो केमिकल्स में भी ये होता है, ड्रग का सिमेट्री है, असिमेट्री है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब चीज़ें। तो यहाँ जो इन्होंने डिस्कवरी किया वो किया, डिस्कवरी इन द सेंस इन्होंने तरीका निकाला नए मॉलिक्यूल का, यूजिंग सिंपल एट येट नोवल कॉन्सेप्ट ऑफ कैटालिसिस, असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस। तो ये जर्मन साइंटिस्ट है, इन्होंने एक नया तरीका निकाला जिससे केमिकल रिएक्शंस एटसेट्रा में बेटर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ऑपरेशन बेटर होगा और बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो सिंपल बट ब्रिलियंट। आज अभी इसका भी आ गया है, पीस का भी आ गया है, बस कंप्लीट होते ही इसका अपन पूरा कंपाइलेशन एक देख लेंगे सारे नोबेल प्राइज का। ओके, तो दिस इज इम्प्रूव ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग बिकॉज ऑफ दिस न्यू फाइंडिंग। ये जो आर्टिकल है, रिफ्लेक्शंस ऑन द क्वाजी फेडरल डेमोक्रेसी, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब इस टाइप के जो आर्टिकल्स आते हैं ना, ये बड़ा अच्छा फॉर्डर पॉइंट देते हैं हमें GS2 के सब्जेक्ट के लिए। अब देखना, मेंस अभी आप प्रीलिम्स कल क्वालिफाई कर लोगे, अभी आप मेंस की तैयारी करेंगे फुल थ्रॉटल। तो मेंस में आप देखना इन दी एंड क्या होता है, जो हम ऐसे बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स देखते हैं, क्वालिटी पॉइंट्स देखते हैं, आप देखना रियल एग्जाम में आप वही चीज एग्जाम में वहां पे प्रोड्यूस करोगे, लिखोगे। सो दैट इज वाई ये सब आर्टिकल्स को कॉन्टिन्यूसली ओवर द ईयर देखते रहना चाहिए। जैसे क्वाजी फेडरल डेमोक्रेसी, अब ये क्यों कहा गया, इंडिया यूनिटरी गवर्नमेंट है या क्वाजी मतलब फेडरल है, इस बात पे डिबेट होता है। बिकॉज कुछ फीचर्स इंडिया में यूनिटरी है, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, ऑल इंडिया सर्विसेज हो गई। कुछ फीचर्स हैं वो फेडरलिज्म के हैं, जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है, स्टेट लिस्ट भी है, यूनियन लिस्ट भी है। तो देर इज बैलेंस, एक बैलेंस बना हुआ है, कुछ यूनिटरी और कुछ फेडरल फीचर। अगर बहुत प्रिसाइजली कहें तो उसमें हम कोट कर सकते हैं केसी वेरेस आपको, इंडिया जो है वो सेंट्रलाइज्ड स्टेट है विद सम फेडरल फीचर, मतलब हम क्वाजी फेडरल है। फेडरल टेंडेंसी भी है और यूनिटरी टेंडेंसी भी है, बट थोड़ा टिल्ट जो है वो यूनिटरी पे है, बिकॉज इमरजेंसी लाइक सिचुएशन भी आती है, इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं, तो उससे यूनिटरी हो जाता है पूरा, राइट। सो द पॉइंट इज इंडिया इज क्वाजी फेडरल, फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। बट हमारा जो थीम है इंडिया का वो ये है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। वी आर वेरी डिफरेंट बट वी आर ऑल इंडियन। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये नोटवर्दी पॉइंट है। सोसाइटी में फॉल्ट लाइंस भी होती है, फॉल्ट लाइंस फेडरलिज्म में भी होती है। जैसे कई बार स्टेट कंप्लेन करते हैं कि सेंटर उनके राइट्स को एनक्रोच कर रहा है, स्टेट के पास फिजिकल फ्रीडम कम है, स्टेट में कई बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो स्टेट की ऑटोनॉमी चली जाती है। जीएसटी का भी क्रिटिसिज्म होता है कि स्टेट के रेवेन्यू सोर्सेज कम हो गए, डिपेंडेंसी ज़्यादा हो गई सेंटर में। ऑल्दो आर्टिकल 280 भी है फाइनेंस कमीशन, बट फॉल्ट लाइंस आर देयर। जैसे कि एक सेस नाम का एक टैक्सेशन होता है,
ये जो सेस है ना, सेंटर बाउंड नहीं है स्टेट के साथ शेयर करने पर। सो और पिछले कुछ टाइम से सेस का परसेंटेज बढ़ रहा है, तो ये भी एक चीज़ है कि सेंटर एनक्रोच कर रहा है स्टेट के राइट्स। तो फॉल्ट लाइन्स है। दूसरी एक प्रॉब्लम है, हमारी पार्लियामेंट वर्क नहीं करती। ये हमेशा शोर करते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, काम करते नहीं है, सेशन पूरा वॉश आउट हो जाता है। तो व्हाट अबाउट दिस क्वालिटी ऑफ डिबेट, डिस्कशन, पॉइंट्स कुछ आ ही नहीं रहे पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट स्क्रूटिनी भी नहीं हो रही है, फंक्शन नहीं हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे यहाँ सोवरेन है, विच इज़ गुड। अब इसमें एक बात आती है इंस्टीट्यूशंस की। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, इंस्टीट्यूशन होना स्ट्रॉन्ग ज़रूरी है। इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल। इंडिविजुअल आज है कल नहीं, इंस्टीट्यूशन बना रहता है। तो इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी होता है। जैसे आप आईएएस की बात करो, कितने आईएएस हैं, कितने आईएएस आए, कितने आईएएस चले गए और कितने आईएएस आएंगे, बट ये जो इंस्टीट्यूशन है ये बना हुआ है। सो दैट इज़ वाई इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए। अब हमारे यहाँ वोटिंग बिहेवियर भी या तो पॉपुलर वोटिंग बिहेवियर हो जाता है, प्रेफरेंसेस हो जाते हैं बेस्ड ऑन एथनिक, किनशिप, या फिर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके हिसाब से भी वोटिंग बिहेवियर चेंज होता है हमारा। तो वो डेमोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं डिफीट करता है। लेसर इविल को हम चूज करने की कोशिश करते हैं। इंडिविजुअल रोल मॉडल्स हो जाता है, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब टीएन सेशन साहब। पुलिस कमीशन की बात करते हैं पुलिस की, तो ये फेमस दिस जेएफ रिबेरियो साहब। जस्टिस चंद्रचूड़ की बात आती है, नरीमन की बात आती है जब जुडिशरी। तो ये कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और यहाँ के कुछ रोल मॉडल्स हैं। इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। डिवीज़न ऑफ पावर है, सोवरेन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, बट डिवीज़न ऑफ पावर में भी कॉन्करेंट लिस्ट बढ़ती जा रही है। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, बट सेल्स वगैरह जो होता है एग्रीकल्चर का, मार्केट एक्सेस वगैरह, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट का हवाला देते हुए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स एंड एक्ट्स ले आए। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। 312 ऑल इंडिया सर्विस है, तो जो आईएएस आईपीएस हैं, आईएफएस हैं, इनको बोला जाता है ये सेंटर के एजेंट्स हैं। तो फ्रिक्शन हो जाता है स्टेट और द सेंटर ऑल इंडिया सर्विसेज में। लोकसभा में ये होता है कि जो जीता उसका सब कुछ, विनर्स टेक्स ऑल। तो अपोजिशन का कोई से होता नहीं है। राज्यसभा वैसे भी टूथलेस हो गई है, नीड्स टू बी एम्पावर्ड। तो इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो डिजर्व करती है डेमोक्रेटिक फेडरल होना ज़रूरी है। क्वाजी फेडरल है ठीक है, बट वो डिसफंक्शनल हो रहा है। तो वी नीड टू हैव सर्टेन फेडरल फीचर्स, डेमोक्रेटिक फेडरल फीचर्स एज वेल। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं यहाँ पे, जो चेंजिंग नेचर है सेंटर और स्टेट का, इसमें क्या ज़रूरी है और क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इन्फ्यूजिंग पब्लिक हेल्थ इनटू इंडियन मेडिकल एजुकेशन। अगेन मेडिकल एजुकेशन रिलेटेड जो कोविड-19 में चैलेंजेस आए, मेडिकल एजुकेशन और ओवरऑल पब्लिक सेफ्टी एंड दिस स्टाफ्स ज़्यादा हो। अभी एजुकेशन में जो मेडिकल है, इसमें हेल्थ केयर में जीडीपी का परसेंटेज कम है, इसको बढ़ाए, नंबर ऑफ हेल्थ केयर स्टाफ बढ़ाए। अभी कुछ ही दिन पहले टेली मेडिसिन की भी बात हुई, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात है। दीज आर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर, और हेल्थ केयर आते ही कोविड-19। ये पाक बे है। पाक बे कहाँ पर है? ये इंडिया है, ये श्रीलंका है। दिस इज पाक बे। पाक बे में अक्सर फ्रिक्शन हो जाता है इंडिया श्रीलंका का, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज, ओशियन रिसोर्सेज, फिशेज एट्सेट्रा। तो स्कीम विल बी गिवन अ फिलिप। देन ये है मिस्टर किशिदा। अभी बात हुआ हमारे प्राइम मिनिस्टर से, ये जापान के प्राइम मिनिस्टर है, न्यू प्राइम मिनिस्टर मिस्टर फुमियो किशिदा, की स्ट्रेंथन करना है इंडिया एंड दिस जापान रिलेशंस। ये मिस्टर सुब्रमण्यम है, कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम। ये थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अब इनका टर्म टेन्योर ओवर हो रहा है, तो ही सेइंग कि ही विल गेट बैक टू रिटर्न टू academics. Chief Economic Advisor Krishna Murthy Subramaniam will go back to this academics. Okay. So this is this. अब यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट टू कंडक्ट फिजिकल हियरिंग्स ट्वाइस अ वीक, गुड ऑफलाइन। गिलॉय इज सेफ टू यूज, आयुष मिनिस्ट्री ने कहा। प्रॉम्प्ट एक्शन प्रूव्ड आईएफ्स कॉम्बैट रेडीनेस। अभी आईएफ डे था, तो ये काफ़ी अच्छे विजुअल्स देखने को मिले हमें। आईएफ डे कौन कौन से प्लेन है, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि C-17 ग्लोब मास्टर क्या है, तो ये एक ट्रांसपोर्टेशन प्लेन है। हॉक एयरक्राफ्ट है। सारंग क्या है? एडवांस लाइट, ये एक्रोबैटिक्स वगैरह करते हैं। सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम है। 89th एयरफोर्स परेड डे में हिंडन एयरबेस ऑन फ्राइडे। सो दिस इज अगेन गुड। एयर क्वालिटी पैनल बोल रहा है इस बार स्टबल बर्निंग कम होगी, डिप होगा पैडी क्रॉप में, जो होना भी चाहिए।
अब ये है नोबेल। जर्नलिस्ट फ्रॉम फिलीपींस रशिया विन पीस नोबेल। कमिटी हेल्स द विनर्स फाइट फॉर प्रेस फ्रीडम। प्रेस क्यों जरूरी है? हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। न्यूज का मतलब क्या होता है? जो ट्रुथ है, ट्रुथ सबको पता चले बिना डिस्टॉर्शन के। प्रेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज वाई इसे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। प्रेस का फ्रीडम बहुत बहुत जरूरी है। तो ये जर्नलिस्ट है मारिया रेसा फिलीपींस के, और दिमित्री मुरातोव रशिया के। इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज 2021 का। वाई? एक्सेलेंट वर्क किया है आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में अपनी रेस्पेक्टिव कंट्रीज में। तो दिस इज गुड। अब नोट डाउन दिस लाइन। फ्री, इंडिपेंडेंट एंड फैक्ट बेस्ड जर्नलिज्म serves to protect against abuse of power, lies, and war propaganda. Note it down. Free and independent and fact-based journalism. Fact, distortion नहीं, fact हो. Serves to protect against abuse of power, lies, and war propaganda. Very good line. Note it down. Without freedom of expression and freedom of the press, it will be difficult to successfully promote fraternity between nations, disarmament मतलब हथियार को कम करना, and a better world to succeed in our time. Good. So ये दो नाम है, दिमित्री एंड मारिया रेसा, जिनको नोबेल प्राइज मिला है 2021 का। यूएस अब ट्रेन कर रहा है ताइवानीज को। देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन होने वाला है चाइना ताइवान, और ये वॉर टाइप सिचुएशन भी हो सकती है। और इधर हमारे यहाँ अलग इधर एलएसई का टेंशन है, यूएस भी इन्वॉल्वमेंट होगा। सो दिस इज अ वेरी प्रिकैरियस सिचुएशन। स्पेशल फोर्सेस क्वाइटली ट्रेन कर रही है ताइवानीज ट्रूप्स को। और ये चाइना के लिए भी ठीक नहीं होगा, बिकॉज जो वॉर होता है ना, वॉर में तो एवरीबडी इज अ लूजर। US Pak officials hold talk on Afghanistan. Let us see. Kishida vows to lead with trust. अब ये बात है, आरबीआई सस्पेंड कर दिया जीसैप। क्यों सस्पेंड किया? बिकॉज लिक्विडिटी अब सफिशिएंट नज़र आ रही है। गवर्नमेंट क्या करती है? जो बॉन्ड्स होते हैं, सिक्योरिटीज होती है, उसको खरीदती बेचती है। अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी, पैसे देना है, तो वो क्या करेगी? बॉन्ड्स खरीद लेगी, सिक्योरिटीज खरीद लेगी, और खरीदेगी और उसके बदले में पैसे दे देगी। तो मार्केट में पैसे बढ़ गए। अगर पैसे कम करना है तो सिक्योरिटीज बेचने लग जाती है, बॉन्ड्स बेचने लग जाती है। तो लोग क्या करते हैं? उस अपने पैसे से बॉन्ड सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं। तो लोगों के पास पैसे कम हो गए, लिक्विडिटी कम हो गई। तो आरबीआई ने सस्पेंड कर दिया है जीसैप होल्ड इंटरेस्ट रेट, बिकॉज अब थोड़ा पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है, इकोनॉमिक रिकवरी भी लग रही है, और सफिशिएंट लिक्विडिटी भी मेंटेन है मार्केट में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस दो पढ़े थे हमने, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। रिमेंबर क्विज में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। देन टीसीएस का Q2 का नेट राइज हुआ 29%। डिजिटल डिमांड बढ़ रही है। गूगल अमेजोन ने एक्सेप्ट डिपॉजिट अंडर रिव्यू आरबीआई। ये जो फिनटेक है ना, ये फिनटेक में आना चाहते हैं। जो टेक कंपनीज है, बैंकिंग फाइनेंस, इसमें आना चाहते हैं। ये बड़ा अच्छा हुआ। रिजर्व बैंक रेजेस आईएमपीएस लिमिट टू 5 लाख। बैंक ट्रांसफर्स जो करना है उसके लिए इमीडिएट पेमेंट सर्विस बड़ा एक्सीलेंट टूल है। बट पहले इसमें 2 लाख रुपए का लिमिट था, अब 5 लाख है। तो ये पेमेंट का है, इंस्टेंट होता है इसमें, डोमेस्टिक फंड ट्रांसफर है, वेरियस चैनल। तो लिमिट अब बढ़ा के हो गई है, 2 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। गुड। ऐसे ही एक होता है आरटीजीएस, और एक और होता है नेफ्ट। यू गोयल, मिस्टर गोयल, कॉमर्स मिनिस्टर इंडस्ट्री, आपने कहा इंडिया और एशियान का एफटीए रीसेट जरूरी है। 20 to 30% कार सेल्स ईवीज होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होगा। गुड। गडकरी साहब ने कहा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्यूचर है। सो दिस इज आईपीएल प्लेऑफ्स, मुंबई नहीं क्वालिफाई कर पाया। देन दिस इज नमस्ते टाटा, लैंडमार्क इन इकोनॉमिक पॉलिसी है। लेटेस्ट सी अब आगे इसको हम ट्रैक करेंगे, इस पूरे न्यूज़ को टाटा का। दिसंबर तक ये हैंडओवर हो जाएगा। अभी कुछ ही दिन पे इस पे एक बहुत अच्छा एडिटोरियल भी आएगा, उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। देन दिस इज न्यूज़ 31 फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर गेट लेटरल एंट्री। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप मतलब एग्जाम लिखो यूपीएससी का, और उसके थ्रू आईएएस बनो, और इस टाइप से आगे बढ़ो। दूसरा होता है ये ऐसे बॉटम से बढ़ रहे हैं, लेटरल एंट्री मतलब साइडवेज एंट्री। तो प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े क्वालिफाइड पीपल हैं, उन्होंने एग्जाम नहीं लिखा बट दे आर डूइंग वेल, दे आर वेल क्वालिफाइड, तो उनको लेटरल एंट्री होती है दिस ब्यूरोक्रेसी में। तो यूपीएससी ही इनको रिकमेंड करती है। डीओपीटी ने यहाँ पे अनाउंस किया 31 लोगों की लेटरल एंट्री हुई है, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डेप्यूटी सेक्रेटरी, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स में। गुड।
देन दिस इज एक्सप्रेस नेटवर्क, ये रिवॉल्डो है, एलिफेंट। न्यू डेंजर्स इन कश्मीर, टारगेटेड टेरर अटैक्स एक्सपोज इंडियाज फ्रेजिलिटीज, दे कॉल फॉर अ ग्रेट एक्ट ऑफ स्टेट्समैनशिप। देन दिस इज जिम कॉर्बेट, बिटर स्वीट प्राइज, द रॉट एट ब्रेटन वुड। ब्रेटन वुड ट्विंस किसको बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक को और आईएमएफ को, बिकॉज 1945 वर्ल्ड वॉर एंड हो रहा था। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात किया ताकि ग्लोबल इंटरलिंकेजेस हो, डिपेंडेंसी हो, तो इससे नेक्स्ट वॉर की जैसी सिचुएशन आएगी नहीं। और प्लस वर्ल्ड जो डैमेज हुआ था वॉर में उसको रीबिल्ड भी करना था। तो ये था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। प्रॉब्लम क्या है कि जो विनर्स थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, जैसे अमेरिका हुआ, यूरोप हुआ, इन लोगों ने सारा शेयर अपने पास रख लिया। अब 1945 का वर्ड अलग है, 2021 का वर्ड अलग है। अब के जो नए राइजिंग पावर है उनको भी ज्यादा से एंड शेयर चाहिए इस ब्रिटेन ट्विंस में। सो दैट इज वाई यहाँ पे भी ये स्टिंक कर रहा है। प्लस दूसरी बात ये थी कि अभी जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वर्ल्ड बैंक की, उसमें भी बड़े फ्लॉज हुए हैं, रॉन्ग डूइंग्स हुई हैं, तो इनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है। प्रॉम्प्ट एक्शन है ईस्टर्न लद्दाख में। टेस्टामेंट है आईएएफ की कॉम्बैट रेडीनेस। कॉम्बैट रेडीनेस इंपॉर्टेंट कीवर्ड, कॉम्बैट रेडीनेस। डील का मतलब क्या है? गवर्नमेंट एंड टाटास के लिए, गवर्नमेंट का हेडेक चला गया, टाटास को लग रहा है कि अब इनका वापस जो प्रेस्टीज वगैरह एक बार बिक गई थी वो वापस ले लिया, बैक टू होम। देन ये अफगानिस्तान में दिस टेररिज्म, ये है कैलिफोर्निया में पाइपलाइन लीक हुआ। तो सी ये डिफिकल्टी होती है, जैसे हम रोड वाटरवेज बनाने की बात तो करते हैं, शिप जा रही है वाटरवेज में, बोट जा रही है, अगर उससे ऑयल लीक हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसका डैमेज कितना होगा पूरे रिवर इकोसिस्टम पे। तो ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, एनवायरमेंटल कॉस्ट इस जगह पे। अक्सर ऐसी पाइपलाइंस लीक हो जाती है और समुद्र का पानी खराब होता है। देन एयर एशिया, ये टाटा का पूरा हिस्ट्री है, एयर इंडिया का। सो दिस इज इकोनॉमी। अभी हम क्विकली देखते हैं मैप को। ये कुछ इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, ओके, जस्ट रिमेंबर ये रेंज कहाँ पर है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी से नहीं पूछा जाता है, पर नॉर्थ में है, साउथ में है, किस स्टेट में अप्रोक्सीमेटली यू शुड बी नोइंग। जैसे ये काराकोरम रेंज है, अब काराकोरम कहाँ पर है? इधर नॉर्थ में है। इसका क्या, इसका पीक क्या है? माउंट K2। डाफला हिल्स पूछा तो दिस इज डाफला हिल, दिस इज डाफला हिल। नोकरेक कहाँ है? यहाँ मेघालय, यहाँ नोकरेक है। पटकाई रेंज क्या है? ये वाली पटकाई रेंज है इधर। यहाँ माउंट सारामती भी है, माउंट सारामती। ये कौन सी रेंज है? मैकाल रेंज है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर में। अमरकंटक पीक है। ये कैमूर रेंज है, यहाँ से सीमेंट बहुत आता है। फिर ये विंध्या रेंज है, यहाँ पे सद्भावना और शिखर है यहाँ का, विंध्यान विंध्यान। और विंध्यान और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा बह रही है। सतपुड़ा की पीक है धूपगढ़। फिर ये महादेव है, यहाँ की पीक है पचमढ़ी। देन इधर एक ये इंपॉर्टेंट है अरावली। अरावली देखिए दिल्ली तक आ रही है, इसकी पीक क्या है? माउंट आबू, अरावली। फिर इधर है आपका सतमला रेंज, इसकी है धोडप। फिर एक बालाघाट रेंज है, अजंता रेंज है। ये सब सवाल आए हैं प्रीलिम्स में। सतमला, बालाघाट, अजंता। अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। देन हम नीचे की तरफ आते हैं तो प्राइमरली दो है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। दोनों का जंक्शन है नीलगिरी, और यहाँ पे है दोडा बेटा, अनाईमुड़ी। और साउथ में है केरला, टॉप हाईएस्ट पीक। और यहाँ पर है माउंट जिंदा गदा, ईस्टर्न घाट, हियर हियर। सो दिस इज पीक। तो ये नाम याद रखिए, कौन सी पीक, कौन सी रेंज किस राज्य में फैली हुई है। ओके, अब हम आते हैं सी सेट। तो सी सेट का पहले सॉल्यूशंस देखते हैं। तो पहला जो सवाल था उसमें हमें जस्ट एवरेज निकालना था। टोटल एम्प्लॉयज़ पहले फाइंड कर लेते हैं। 25 माइनस 10 दिस नंबर एंड दिस इज 20। तो टोटल एम्प्लॉयज़ आ गए 30। एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ कितने होंगे? 20 इलिटरेट थे, तो एजुकेटेड एम्प्लॉयज़ हो गए 30 माइनस 20 दैट इज 10। एवरेज में ना हमेशा यही ध्यान रखना है कि एक जैसे कितने लोग हैं, उनका टोटल कितना हो रहा है। रिप्लेस हो रहा है तो जो जा रहे हैं और जो आ रहे हैं उनसे क्या डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा है, लाइक दैट। ओके, तो डेली एवरेज वेजेस 20 इलिटरेट एम्प्लॉय का डिक्रीज हो गया 25 से 10, 25 से 10। और एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द लिटरेट इलिटरेट इज डिक्रीज बाय ₹10 पर डे। तो नंबर ऑफ एजुकेटेड कितने होंगे? तो पहले टोटल एम्प्लॉयज फाइंड किया, एजुकेटेड एम्प्लॉय हो गए 10। इधर भी एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन आर है, पुट इट इन द इक्वेशन। 13 इंटू 79, 6R प्लस 4, तो 19R। आर आ जाएगा इतना। अब एवरेज आ गया, टोटल कितना हो जाएगा? 19 फ्रेंड्स थे और ये एवरेज है, तो 19 इंटू 80.4 दैट इज 1536।
इसके दो तरीके होते हैं ऐसे सवालों के। पहला तरीका होता है टोटल डिस्टेंस करें कि जैसे एक्स डिस्टेंस था आना जाना, तो 2x डिस्टेंस हो गई। पहले में टाइम t1 कितना लगा, x अपॉन दिस 40, फिर x अपॉन 24, t1 प्लस t2 और टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दूसरा तरीका होता है जब भी टू एंड फ्रो है तो x और y दो वैल्यू दिए 40 एंड 24, तो जस्ट 2xy अपॉन x प्लस वाई पुट करिए, यू विल गेट 30 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द आंसर। अभी आज के सवाल है, इन अ कैंप देर इज अ मील फॉर 120 men and 200 children, और if 150 children have taken the meal, how many men will be catered to with remaining meal? तो आंसर, इतने लोगों का मील है, इतने लोगों ने मील ले लिया है, तो अब कितना बचा है। 4 मैट वीवर्स हैं, can weave 4 mats in 4 days. At the same rate, how many mats would be woven by 8 mat weavers in 8 days? Answer. Running at the same constant rate, 6 identical machines can produce a total of 270 bottles per minute. Rate find करना, एक लॉजिक लगेगा इसमें, प्रोपोर्शनलिटी कैसे आ रही है डिफरेंट फैक्टर्स पे। तो 270 बॉटल पर मिनट रेट है, 6 आइडेंटिकल मशीन है। एट दिस रेट हाउ मेनी बॉटल्स कुड 10 सच मशीन्स प्रोड्यूस इन 4 minutes? सो these are 3 questions for today. So ये मैप था, ये सी सेट सवाल हैं, एंड दिस इज अबाउट बायोफ्यूल्स, इस पे नोट तैयार करना है, और प्रेजेंट डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी पे। ओके, so this is 9th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.